Hello students, I welcome you in the new video of agriculture. We are starting geography chapter number 4. Agriculture is a important activity. Two-thirds population of our country engage in this sector. It produces cereals, pulses, vegetables, fruits and raw material for the industry like tea, coffee, cotton, sugarcane. तो एग्रीकल्चर कृषि ये इंडिया की मेन एक्टिविटी है। इंडिया की पॉपुलेशन का आज भी 60-65% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो खेती में इंगेज है, खेती करते हैं, खेती से रिलेटेड काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ये केवल सेरेल्स, अनाज और दालें ही उत्पादन नहीं करते बल्कि इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाती है। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। नंबर 1, primitive subsistence farming। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, इसमें आज भी इंडिया में प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट बस्तर में, जहाँ पे आज भी आदिवासी लोग रहते हैं, उन एरियाज में प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। इट मीन्स इसमें पुराने तरीक़ों से खेती की जाती है। इसमें डायो, हो, ऐसे टूल्स या डिगिंग स्टिक, ऐसे टूल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें फैमिली मेंबर और कम्युनिटी के लोग ही मिलजुल करके खेती करते हैं। पुराने तरीकों से खेती होती है, ये कोई मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते और जो सॉयल की फर्टिलिटी है उसका यूज करते हैं। सॉयल फर्टिलिटी का यूज करते हैं। इट मीन्स उसमें कोई डोजेस नहीं लगाते, केमिकल फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड, ये इसमें कुछ नहीं होता। पुराने तौर तरीक़ों से खेती होती है और ये जो खेती होती है मानसून पे डिपेंड होती है, यानी कि मानसून आने के बाद इसमें फसल बोई जाती है और बरसात अच्छी हुई तो फसल हो जाती है, नहीं तो फिर क्रॉप फेलियर भी होता है। इस तरीके से पुराने तौर तरीक़ों से जो खेती होती है वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आती है। इसी में आता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसे झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न में क्या होता है कि ए पैच ऑफ लैंड क्लियर बाय द फैमिली मेंबर, जमीन के एक टुकड़े को साफ करते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं, उसमें पेड़ों को काट देते हैं, झाड़ झुंकाड़ों को जला करके उसको क्लियर करते हैं और उसमें खेत बना करके खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। एंड जमीन की जो अपनी
फर्टिलिटी है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई डोजेज नहीं लगाते ये। और जब सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाए तो फिर न्यू पैच ऑफ लैंड नई जगह पे जाते हैं, नए पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, फिर खेती करते हैं और पुराने वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहलाती है, जिसे झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है उसमें इसे दीपा कहते हैं। अलग अलग नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के। ऐसा नहीं कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या झूमिंग कल्टीवेशन, इसका एक और नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। केवल इंडिया में ही होती है, दुनिया के बहुत सारे देशों में भी ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होती है। जैसे मिल्पा मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं एंड सेंट्रल अमेरिका। ऐसे ही रोका इन वेनेजुएला एंड ब्राज़ील। इस तरीके से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के दुनिया में और इंडिया के कई सारे स्टेट्स में अलग अलग नाम है, लेकिन तरीका वही है कि ज़मीन के एक टुकड़े को साफ करते हैं, पेड़ काटते हैं, झाड़ झंकाड़ जलाते हैं, उसमें खेती करते हैं जब तक ज़मीन की उपजाऊ क्षमता रहती है। और जब ज़मीन के धीरे धीरे उपजाऊ क्षमता कम होती है, वो बंजर बनने लगती है, तो उसको छोड़ करके फिर नई जगह जाते हैं। इसी को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, इसी को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, और इसी को झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसके नाम अलग अलग हैं इंडिया के स्टेट्स में भी और दुनिया में भी। नाउ इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग उन जगह पे होती है जहां पर कल्टीवेटेड लैंड की कमी हो, खेती वाली जमीन की, और पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा हो। पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो फिर क्या करना पड़ता है, उसी ज़मीन में जितनी अवेलेबल है उसी में क्या करते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है और ज़मीन कम है तो क्या करना पड़ता है, उत्पादकता को बढ़ाना पड़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है ज़मीन की। तो उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र और जो पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके इसमें खेती की जाती है। इसको इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद आती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग या वाणिज्यिक खेती, ये इसमें क्या होता है, बहुत बड़े जमीन के एरिया में सिंगल क्रॉप उगाते हैं। कमर्शियल फार्मिंग में HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हाई यील्डिंग वैरायटी आप क्लास 9th में पढ़े थे। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। इरिगेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, सिंचाई के साधन, इरिगेशन फैसिलिटी, ट्यूबवेल, समरसेबल का इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे व्हीट की जो उत्पादकता है पंजाब और हरियाणा में, वो कमर्शियल क्रॉप है। व्हीट की प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा उत्पादन है पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद, कि उसको बेचा जाता है। कमर्शियल का
मतलब यूँ समझिए कि खेती करने के बाद जो प्रोडक्टिविटी हुई उसको मार्केट में बेचना और उससे कैश इनकम ले लेना, वो होता है कमर्शियल क्रॉप। इसी कमर्शियल क्रॉप में ही आती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कमर्शियल क्रॉप का ही एक पार्ट है। इसमें क्या करते हैं, सिंगल क्रॉप प्रोडक्ट उगाई जाती है लार्ज एरिया में, बहुत बड़े एरिया में, कल्टीवेटेड लैंड में एक ही खेती की जाती है और ये कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है और लेबर चाहिए होती है, खास तौर से माइग्रेंट लेबर जो अपने घर छोड़ करके वहाँ पे रहने आए हों, क्योंकि इसमें लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये लोग रात और दिन वहीं रह करके काम करते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जैसे टी प्लांटेशन ऑफ आसाम, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन इन कर्नाटक नीलगिरी हिल्स, इस तरीके से ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, बहुत बड़े कल्टीवेटेड लैंड में, लार्ज एरिया में एक ही सिंगल क्रॉप उगाई जाए। जैसे आसाम में टी प्लांटेशन होती है, जैसे कर्नाटक के नीलगिरी हिल्स में कॉफ़ी प्लांटेशन होती है। तो इस तरीके की टी, कॉफ़ी और रबर भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आती है। नाउ क्रॉपिंग सीजन, अब बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में क्या आता है कि किस सीजन में कौन सी फसल बोई जाती है। तो इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप्स। इन 3 कैटेगरी में इंडिया के क्रॉपिंग सीजन को डिवाइड किया गया है। पहले रबी क्रॉप्स देखेंगे। रबी क्रॉप्स में या तीनों ही कैटेगरी में ये याद रखना है कि फसल बोई कब जाती है और काटी कब जाती है। सॉन इन अक्टूबर टू दिसंबर। ये जो फसल है रबी क्रॉप्स, ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है। और हार्वेस्ट कब होती है, हार्वेस्ट मतलब फसल कटाई, ये हार्वेस्ट होती है अप्रैल में। अप्रैल से मई के बीच में ये हार्वेस्ट होती है। और इसकी जो मेन क्रॉप्स हैं वो है व्हीट, मेन क्रॉप्स रबी सीजन की व्हीट, बार्ली होती है, जौ की रोटी खाई जाती है, जौ का आटा बनाया जाता है, पीज, ग्राम, चना एंड मस्टर्ड। इस टाइम क्या होता है, गेहूं के साथ सरसों, लाही, अलसी, तरा, जिससे और जो ऑयल सीड्स होते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है वो बोए जाते हैं। तो रबी क्रॉप्स जो होती है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है। इट मीन्स जब विंटर सीजन आना शुरू होता है तब रबी क्रॉप्स बोई जाती हैं। और जब विंटर सीजन खत्म होने लगता है और समर आने लगता है तब वो हार्वेस्ट होती है, फसल कटाई की जाती है अप्रैल से मई के बीच। और इसकी जो मेन फसलें हैं वो व्हीट हैं,
गेहूं है, जौ है, मटर, चना, मस्टर्ड एंड ऑयल सीड्स। नाउ नेक्स्ट, खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो कब बोई जाती है? ऑन सेट ऑफ मानसून। इट मीन्स जब इंडिया में मानसून आ जाता है, मानसून वाली बरसात होने लगती है जून जुलाई में, तब ये फसल बोई जाती है। और हार्वेस्ट कब होती है, काटी कब जाती है? ये काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर के बीच काटी जाती है। और इसमें जो मेन क्रॉप्स हैं खरीफ की, सबसे मेन क्रॉप्स है पैडी, धान, जिसे राइस कहते हैं, चावल बनता है, पैडी, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, तूर जिसकी अरहर की दाल बनती है, तूर जिसकी अरहर की दाल बनती है, उड़द, मूंग, ये जो हैं ये इसकी मेन क्रॉप्स हैं खरीफ क्रॉप्स में। खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं ये मानसून आने के बाद बोई जाती है फसल, और अक्टूबर से नवंबर के बीच में काट ली जाती है। इसकी जो मुख्य फसलें हैं वो धान है, बाजरा, ज्वार, तूर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, ये इसके ग्राउंडनट, ये इसके मेन क्रॉप्स हैं। नाउ नंबर 3, जायद क्रॉप्स। ये जायद क्रॉप्स कब होती है? अगर आप ध्यान दें, जब रबी क्रॉप्स काटी जाती है, रबी क्रॉप्स काट ली जाती है अप्रैल से मई के बीच में, और खरीफ क्रॉप बोई जाती है जून जुलाई में, तो 2 मंथ का टाइम बच जाता है। ये मई और जून में ये फसल बोई जाती है जिसे जायद क्रॉप कहते हैं। और जायद क्रॉप इन दिनों चल रही है, जिसमें कुकुम्बर, मस्कमेलन, वाटरमेलन, खीरा, तरबूज, ककड़ी एंड फोडर क्रॉप्स, मक्का और चरी बाजरा बोते हैं। ये जो होती है ये जायद क्रॉप्स होती है। जायद क्रॉप ये 3rd कैटेगरी है। जायद क्रॉप जब यूँ समझिए कि गेहूं कटने के बाद और धान लगाने से के बीच में जो लगभग 2 मंथ का टाइम होता है, उस बीच में ककड़ी, खीरा, जिसे मस्कमेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें इसमें बोई जाती हैं। और फोडर क्रॉप्स भी होती हैं। फोडर माने पशुओं के चारे वाली फसलें। नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।